Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics Olymps. As you know that we are doing a past paper series for you. हम इस सीरीज में आपके लिए लेटेस्ट पास्ट पेपर कंप्लीट सोल्यूशन लेके आ रहे हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि रिसेंटली स्लेट पे हमने P1s, P2s और ATPs को भी अपलोड किया है. सो हेयर वी आर विद अनदर पास्ट पेपर. बच्चों, आपको पता होगा कि दिस ईयर 2024 इज अबाउट टू एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. और अभी आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये सारा काम, ये सीरीज ऑफ पेपर हम आपके लिए 5 मंथ्स पहले ही सॉल्व कर रहे हैं सो दैट यू आर कंप्लीटली गेयर अप फॉर योर एग्जाम्स. तो आप अभी से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एंड दैट आई प्रॉमिस यू. लेकिन आपको अपनी एफर्ट पुट इन करना होगी. ठीक है, पास्ट पेपर के अलावा अगर आप और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप स्लेट से एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और बेशुमार वीडियोस प्रेजेंट है. सो दिस इज अ पास्ट पेपर विच इज मई जून 2023 पेपर 2-2. सो बच्चों, पेपर 2 के लिए जो आपके पास टोटल टाइम होता है वो होता है 1 hour and 45 minutes. ये बहुत मेजर पेपर होता है, इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है. ठीक है, एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपने जी की वैल्यू जो यूज करनी है दैट इज 9.8 न्यूटन्स, राइट. प्रीवियस पेपर्स में इसकी वैल्यू 10 होती थी, लेकिन अब आपने अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है. द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल फॉर अर्थ इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. इस पेपर के टोटल मार्क्स 80 हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर. So here we have question number 1 with us. Figure 1.1 shows a speed time graph of a car traveling on a horizontal road. Right? Describe the motion of the car. अच्छा बच्चों, अगर आप देखें तो for first 10 seconds कार की स्पीड जो है वो constant speed है, and the value of that constant speed is 80 meters per second. Right? उसके बाद इस कार की स्पीड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी. So in part A, he is asking you to describe the motion of the car shown in figure 1.1. तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि शुरू में it is traveling at constant speed और उसके बाद इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है. That is called deceleration, right? तो आप लिखेंगे for first 10 seconds, for first 10 seconds, the speed of the car is constant. The speed of the car is constant. That is 18 meters per second, right? उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है. तो आप लिखेंगे आफ्टर t is equal to 10 seconds, after t is equal to 10 seconds, the speed of the car decreases at decreasing rate. And what type of deceleration is this? This is decreasing deceleration. ठीक है, ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग डिसेलरेशन. जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट बी. एट टाइम t is equal to 10 seconds, the engine of the car is switched off. इंजन को आपने ऑफ कर दिया है. ठीक है, द ब्रेक्स आर नॉट अप्लाइड. फिर भी कार जो है वो स्लो डाउन हो रही है. नेम 2 forces that act on the car to cause the change in motion at 10 seconds. बच्चों, after 10 seconds speed is reducing, so definitely कोई ना कोई resistive force है. One of that resistive force is a resistance. What could be the other force? बच्चों, आपने ब्रेक्स तो अप्लाई नहीं की, बट स्टिल देयर इज फ्रिक्शन. कहाँ पे? देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स. तो आप लिखेंगे फ्रिक्शन बिटवीन रोड्स एंड टायर्स. एक से ज्यादा टायर होते हैं ना कार के, सो यू विल राइट टायर्स. ओके, सजेस्ट व्हाई फिगर 1.1 इज अ कर्व आफ्टर 10 सेकेंड्स. अच्छा बच्चों, अगर कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स होती तो कांस्टेंट डिसेलरेशन होनी थी, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होना था, स्ट्रेट लाइन. लेकिन इट इज अ कर्व. तो कर्व क्यों है बच्चों?
इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टिव फोर्स जो है वो चेंज हो रही है, राइट। याद रखना, हाई स्पीड पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और लो स्पीड पर एयर रेजिस्टेंस कम होती है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो आप लिखेंगे द टोटल रेजिस्टिव फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, द टोटल resistive force the total resistive force is not constant, the total resistive force is not constant। ठीक है, किसी एक फोर्स को एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एयर रेजिस्टेंस reduces with speed, reduces with speed, right? So this is more than enough for 1 mark, right? Let's move on to the next part. Part C देखिए, between t is equal to 10 seconds and t is equal to 20 seconds, the speed of the car changes from 18 meters per second to 11 meters per second. The mass of the car is 1200 kg. Calculate the change in momentum of the car in this time. Give the unit of your answer. ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम है उसका एसआई यूनिट जो है दैट इज न्यूटन सेकेंड्स, लेकिन आप केजी मीटर्स पर सेकेंड भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ना। तो मास का यूनिट आ जाएगा बच्चों केजी और स्पीड का यूनिट आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड, बट आई विल प्रेफर दिस यूनिट न्यूटन सेकेंड्स, राइट। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज final momentum minus initial momentum, where v is final velocity and u is initial velocity, right? Take mass as common, v minus u हो जाएगा, the mass is 1200, right? Final velocity is 11 and initial velocity is 18, right? Substitute the values in the calculator. So 1200 times 11 minus 18, and this answer is minus 8400 न्यूटन सेकेंड्स। याद रहे कि स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर नेगेटिव साइन हो, दिस रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन द क्वांटिटी। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसका चेंज इन मोमेंटम जो है वो रिड्यूस हुआ है, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। ओके, अच्छा, वेक्टर जो है इसके जो मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्टिल दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। अगर आपने साइन लिखना है तो लिख दे, नहीं लिखना तो आप बेशक 8400 लिख दो, लेकिन यूनिट्स को आपने करेक्टली लिखना है। कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। जी बच्चों, द फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स इज change in momentum divided by time. So change in momentum is minus 8400, ठीक है, and the time between 10 seconds and 20 seconds is 20 minus 10 which is 10. तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा minus 840 न्यूटन्स। याद रहे that this is average resultant force या average frictional force, ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Minus sign is representing the opposing nature of force because that is resistive force या frictional force, ठीक है। और ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू स्पीड के साथ साथ चेंज हो रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिगर 2.2 shows a rider on an electric scooter. इलेक्ट्रिक स्कूटर है बच्चों, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका मतलब है बैटरीज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। याद रहे कि जो भी बैटरीज होंगी उनमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी हमेशा। द स्कूटर कंटेन्स अ बैटरी एंड अ मोटर टू ड्राइव द बैक व्हील। सो डेफिनेटली अगर आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए तो वो मोटर ही जनरेट करेगी। तो मोटर जो है इलेक्ट्रिकल इनपुट कहाँ से लेगी? बैटरी से लेगी। स्टेट द नेम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द बैटरी। वो जो दिस इज वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको बताया एवरी टाइम द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी इज केमिकल एनर्जी, राइट। डिस्क्राइब in terms of work done and the stages
of energy transfer from energy stored in the battery to the kinetic energy of the scooter. Right? तो बच्चों आप लोग लिखेंगे energy stored in the battery is in the form of chemical energy. ठीक है? तो आप लिखिए chemical energy is stored. Chemical energy is stored in battery. ठीक है? That is converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको प्रोवाइड हो रही है? प्रोवाइडेड टू मोटर. ठीक है, अब मोटर में क्या होगा बच्चों? मोटर में मोशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन एनर्जी कौन सी एसोसिएटेड मोशन से? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो आप लोग लिखे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड kinetic energy is produced which runs the scooter. Right? Next part देखिए. The total mass of scooter and rider is 70 kg. ठीक है? Calculate the total kinetic energy of the rider and the scooter when the scooter has speed of 4 meters per second. बच्चों ये तो बहुत सिंपल है. आप इस पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन याद रहे कि आप फॉर्मूला को मेंशन जरूर किया करें, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं. ठीक है? 1/2 mass is 70, स्पीड इज 4 और उसका स्क्वायर करेंगे. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर. योर आंसर इज 560 जूल्स. ठीक है, 560, और जूल्स जो है ये ऑलरेडी यहां पर मेंशन्ड है. राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों. द बैटरी इज मार्क्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 0.35 किलोवाट आवर्स. डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय किलोवाट. बच्चों किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है? व्हाई? बिकॉज किलोवाट इज पावर एंड आवर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, और पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी. So basically it's a unit to measure electrical energy. For example, जब आप घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो तो आपके किलोवाट आवर्स कंज्यूम हो रहे होते हैं. तो आप लोग लिखे इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, या आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम in 1 hour when the power is 1 kilowatt या 1000 watts. Right? The scooter stops working because the battery is totally discharged. So definitely आपने जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लिया है. This means that there is no more energy stored in the battery. Right? The battery is then recharged using 70 watts power supply. Calculate the time taken to fully recharge the battery, and you have to find this time in hours. Right? तो बच्चों आप यहां पर लिखें number of kilowatt hours is equal to power in kilowatts multiply by time in hours. So जब आपके स्कूटर की बैटरी फुली चार्ज है, इट इज चार्ज बाय हाउ मच किलोवाट आवर्स? टॉप पे लिखा हुआ है 0.35. नाउ 70 वॉट्स का चार्जर है, तो किलोवाट्स में ये पावर कितनी बनेगी? 70 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, जो कि आपने फाइंड आउट करना है. सो टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 70. राइट? 0.35 multiply by 1000 divided by 70. The answer is 5 hours. इसका मतलब है कि फुली चार्ज नहीं होगा. आप अपने स्कूटर को चार्जर पे लगा के सो जाओ और आपका स्कूटर सुबह तक चार्ज हो जाएगा अगर आप 5 घंटे के लिए सो रहे. राइट? ओके, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. लेकिन देखें लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन क्या है.
कि डिफरेंट टॉपिक्स को मर्ज करके वो सिंगल क्वेश्चन बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एनर्जी चेंजेस भी इन्वॉल्व है. ठीक है, सो इसका मतलब है वर्क एनर्जी पावर को उसने मर्ज किया है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जिसपे आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करनी होती है या समहाउ किलोवाट आवर्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होता है. So let's move on to the next question, which is question number 3. A fixed mass of gas in a glass tube is trapped by a seal at one end of the tube and by the column of mercury. ठीक है. अच्छा बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रैप्ड गैस है, एक साइड पर सील है और एक साइड पर मर्करी प्रेजेंट है. राइट, ओके. द मर्करी इज फ्री टू मूव विद इन द ट्यूब. अच्छा बच्चों, एक जनरल सी बात है कि अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो मर्करी राइज हो जाएगी. वाई? बिकॉज एट ग्रेटर प्रेशर गैस विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम. और अगर समहाउ लेट्स सपोज गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो मर्करी भी नीचे आ जाएगी, बिकॉज एट लोअर प्रेशर गैस विल हैव लोअर वॉल्यूम. दिस मीन्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू volume, right? Describe why rotating the tube changes the pressure of the gas inside the seal tube. अच्छा बच्चों, जब यहां पर आप देख सकते हो, जब आपकी ट्यूब फर्स्ट डायग्राम में वर्टिकल पोजीशन पे है तो वेट ऑफ मर्करी भी एक्ट कर रहा है और प्रेशर ज्यादा है, तो ग्रेटर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम होगी. और जैसे ही आपने इसको टिल्ट किया, मर्करी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और गैस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा. तो इसका मतलब है नाउ द वेट ऑफ द मर्करी इज नॉट एक्टिंग, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. राइट, मैंने शायद कहीं पर कहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. नो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो एक करेक्शन कर लीजिएगा. डिस्क्राइब व्हाई रोटेटिंग द ट्यूब चेंजेस द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड सील ट्यूब. तो आप लिखें, व्हेन द ट्यूब इज वर्टिकल, when the tube is vertical, weight of mercury acts on the gas, resulting in greater pressure and lesser volume. Next part देखें. Explain using ideas about particles why the pressure of the gas decreases when its volume increases. जी बच्चों, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं. ठीक है, तो आप लिखें, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, particles of gas slow down and collide with the walls of container less frequently, resulting in lesser force and less pressure. ठीक है, ये वही बात है, that pressure is inversely proportional to volume. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जरा ध्यान से करें. In figure 3.1, the length of mercury column is 0.3 meters. The density of mercury is 14,000 kg per meter cube. ठीक है, atmospheric pressure is 1 into 10 raised to power 5 pascals. Calculate the pressure of gas inside the tube. अच्छा बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब जो है वो दो प्रेशर्स के इक्वल है. एक तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर के इक्वल है, प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्करी के इक्वल है. यहां पर मैंने जो लिखा है m, दिस इज
फॉर मर्करी, लेकिन मर्करी का ऐसा ही जो इसका सिंबल है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो वो एच जी है, लेकिन मैंने यहाँ पर मर्करी के लिए लिखा है. सो लेट्स फाइंड आउट प्रेशर ड्यू टू मर्करी. फर्स्ट में यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ मर्करी. ठीक है, आप इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? यू विल अप्लाई रो जी एच, राइट. डेंसिटी इज 14,000. बेसिकली एक राउंडेड ऑफ वैल्यू दी है, असल में इट्स वैल्यू इज 13,600, लेकिन जो वैल्यू गिवन है आपने उसी को यूज करना है. जी की वैल्यू देखिए, पेपर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 10 नहीं यूज करनी. पेपर में मेंशन है कि आपने इसकी वैल्यू 9.81 ही यूज करनी है, राइट. सो 9.81 नहीं, 9.8. 9.81 इज फॉर ए लेवल्स. 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3. एक बार ये जरूर चेक कर लेना दैट दिस लेंथ इज इन एसआई यूनिट. यस, बिकॉज मीटर्स में है, मीटर इज द एसआई यूनिट. यहां से आप लोग प्रेशर ड्यू टू मर्करी फाइंड आउट करो. 14,000 multiply by 9.8 multiply by 0.3. This value is 41160 pascals. अच्छा बच्चों, दोनों प्रेशर्स को ऐड करो. The first pressure is atmospheric pressure, which is 1.0 into 10 raised to power 5 plus 41160, right? 1 2 3 4 5 zeros. ठीक है, दिस आंसर इज 141,160. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो बच्चों 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 5 पास्कल्स. आसान क्वेश्चन था. ठीक है, जो यूनिट है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है. आगे चलें. The pressure of the different sample of gas changes at constant temperature. Figure 1.1 shows one point marked with alphabet X on the graph of the pressure against volume for the gas sample, right? At X, the pressure of gas is P naught and volume is V naught. ठीक है जी बच्चों, आप लोगों ने इसको ग्राफ को स्केच करना है. And definitely you know that pressure is inversely proportional to volume. ठीक है, याद रहे कि जब भी जो quantities inversely proportional होती है, their graph is always a curve line. और वो किस तरह की curve line होती है मैं आपको sketch करके दिखाता हूँ. For example, कोई भी दो quantities है जो कि एक दूसरे के साथ inversely proportional है. Let's suppose one quantity is x and one quantity is y, and y is inversely proportional to x. Their general graph will be always like this. ठीक है, सो ये आ गया जनाब आपका पॉइंट. इसका मतलब ये है कि आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है. मैं आपको बता देता हूँ कि ये कर्व लाइन क्यों होगी. बिकॉज बच्चे कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन बना दो ना, ऐसे नहीं. कर्व लाइन क्यों होगी? व्हाट इज द इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना. सो द इक्वेशन इज P1 V1 equals P2 V2. राइट. लेट्स सपोज आपने 2V नॉट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेट्स कॉल दैट प्रेशर P. सो आप लिखेंगे P1. नोन इन्फॉर्मेशन क्या है? यू हैव नोन इन्फॉर्मेशन. जो एक पॉइंट मेंशन्ड है वो प्रेशर P नॉट है और वो वॉल्यूम V नॉट है. सो यू विल राइट P नॉट V नॉट इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है, आप लिखो P मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वॉल्यूम. सेकेंड वॉल्यूम इज 2V नॉट. तो याद रखना V नॉट से कैंसल आउट हो जाएगा. प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो बच्चों इस वॉल्यूम के ऊपर जो आपके पास प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है P नॉट बाय 2. तो आपका पॉइंट यहां पर प्लेस होगा. ठीक है, जब आप हाफ V नॉट के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करोगे वो प्रेशर आएगा 2P नॉट. उसका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा. तो आपने इन 3 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते. ये देखो रूलर लाइन करो, रूलर तो लाइन ही नहीं होगा इन 3 पॉइंट्स के साथ. तो आपने इन 3 पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व के साथ कनेक्ट करना है लाइक दिस. ठीक है, और याद रहे कि एग्जाम में ये सारा का सारा काम आपने फ्री हैंड और पेंसिल से करना है. पेंसिल से इस वजह से करना है ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक कर लो, राइट. और फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है कर्व लगाने की, राइट. ओके, on figure 3.3 sketch a graph as the pressure of the gas decreases from
2p0 टू हाफ p0। बच्चों ये प्रेशर का ग्राफ जो है हमने स्केच कर दिया है। किसी और टाइम पे बताऊंगा कि ये कर्व लाइन क्यों होती है, या आपके मैथ्स टीचर भी आपको बता चुके हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। So we are moving on to the next question, which is question number 4. Figure 4.1 shows a particle atoms at one instant in the sample of iron. बच्चों याद रहे, आयरन जो है ये एक सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो द टेम्परेचर इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इनिशियली आयरन अपनी किस स्टेट में प्रेजेंट है, दैट स्टेट इज अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, और डेफिनेटली डायग्राम से लग भी रहा है क्योंकि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एटम, ऑल द एटम्स ऑफ आयरन आर रेगुलरली अरेंज्ड। स्टेट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल एंड ऑन द केल्विन स्केल। जी बच्चों, केल्विन में आपको ये पता है कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, एंड इट्स वैल्यू इज 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन, और 0 केल्विन को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब आपको जो टेम्परेचर पता है वो केल्विन वाला है, वो सब्स्टिट्यूट करें। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपने फाइंड आउट करना है, प्लस 273। तो बच्चों ये 273 जो है वो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे जाके माइनस हो जाएगा, योर आंसर विल बी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। राइट, सो दिस टेम्परेचर इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। याद रहे कि अगर किसी को एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ही इज आस्किंग टू स्टेट, ही इज नॉट रिक्वायरिंग अ वर्किंग। कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करो, स्टेट है तो वर्किंग नहीं रिक्वायर्ड, स्टेट एंड एक्सप्लेन है या शो दैट है, फिर आपने वर्किंग भी करनी है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होगी, मेल्टिंग पॉइंट तक ये एक्सपैंड करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट पर आकर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। द सैंपल रिमेन्स अ सॉलिड, इसका मतलब है टेम्परेचर इज येट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस। तो बच्चों आपने बताना है कि जब आप इसको हीट करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिखें एट हायर टेम्परेचर, at higher temperature atoms of iron vibrate भी लिख सकते हो, oscillate भी लिख सकते हो, vibrate with greater amplitude, vibrate with greater amplitudes, right? The solid melts, आखिरकार solid melt हो गया। State what happens to the internal energy and the temperature of the solid as it melts। लो बच्चों, फाइनली मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन स्टेट का है तो इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना, और वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड यू मस्ट मेमोराइज, या आपको याद होना चाहिए कि ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पर रहता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता, सो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट या अनचेंज्ड। राइट, अ स्टूडेंट प्लेसेस a 300 gram piece of iron in boiling water until the iron is at temperature of 100 degrees Celsius. ठीक है, he removes the iron from the water and places immediately into 100 gram of water at 25 degrees Celsius. ठीक है, ओके हुआ क्या, पहले उसने 300 ग्राम्स ऑफ पीस ऑफ आयरन को बॉइलिंग वाटर में प्लेस किया कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर 100 हो गया, उसने वहां से आयरन को रिमूव किया एंड प्लेसेस इमीडिएटली इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आयरन कूल्स डाउन एंड द वाटर वार्म्स until both reaches a temperature of 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो बेसिकली आयरन और वाटर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रीच हो गया, दैट इज 44 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें जो मास का सिंबल यूनिट यूज हुआ है वो ग्राम्स है। इसका मतलब है आपने मास थ्रू आउट ग्राम्स में यूज करना है। नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर एज इट वार्म्स अप। ठीक है, सो बच्चों पहले वाटर का क्या टेम्परेचर था? 25 डिग्री सेल्सियस। राइज होने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया? 44 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 44 माइनस 25। तो आप लोग लिखेंगे एनर्जी इक्वल्स एम सी डेल्टा थीटा, where m is mass of water, c is its specific heat capacity, and delta theta is change in temperature. So you will write mass of water. ठीक है, water का पूछा है ना, 100 ग्राम है, specific heat capacity is 4.2 and change in temperature is 44 minus 25, right? So value substitute करें, 100 multiply by 4.2 multiply by 44 minus 25. The answer is 7980 joules. Calculate the specific heat capacity of iron. अच्छा बच्चों, बेसिकली अब इसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, जब आपने इसको प्लेस किया था तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया था? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 100 से ड्रॉप होकर कितना हुआ? 100 से ड्रॉप होकर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। सो बेसिकली ये वाली एनर्जी जो वाटर ने गेन की है ये कहाँ से आ रही है? ये आयरन से आ रही है, बिकॉज आयरन का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, आयरन ने एनर्जी लूज किया और वही एनर्जी जो है वो वाटर को मिली। ठीक है, सो वंस अगेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। कितनी एनर्जी मिली? 7980। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन आपने फाइंड आउट करनी है। कितना मास था आयरन का? 300 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है और इसका जो ड्रॉप इन टेम्परेचर हुआ है, दैट ड्रॉप इन टेम्परेचर इज, बच्चों 100 से ड्रॉप हुआ है ना 44 पे, सो दिस विल बी 100 माइनस 44. लेट्स सॉल्व इट फॉर सी. 7980 divided by 300 divided by 100 minus 44, and this value is 0.475, right? So your answer is 0.475 joules per gram per kg. याद रहे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, वो थोड़ी सी ही एनर्जी से उनका टेम्परेचर बड़ी जल्दी राइज हो जाता है और बड़ी जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो याद रखना. सो फॉर मेटल्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मच मच लोअर देन the specific heat capacity of water. So let's move to question number 5. Water waves are transverse waves. Yes, water waves are transverse waves. Why? Because जो water waves का motion होता है और जो water particles का motion होता है वो एक दूसरे के साथ perpendicular होते हैं, right? The transverse waves are those, ठीक है, whose particles vibrate perpendicular to the wave motion. Water ऐसे ऐसे जाता है और transverse wave के particles up and down move करते हैं. So underline two other examples of transverse wave. But one of them is seismic S waves and the other one is X rays. Why? Because all electromagnetic waves are transverse waves. Part B देखें. Figure 5.1 shows a wooden bar and a glass block in ripple tank. The depth of water in tank is less than the height of the glass block. ठीक है, डेफिनेटली जहां पर आपने ग्लास ब्लॉक लिखा होगा पर प्लेस करेंगे वहां पर एक शैलो रीजन बन जाएगा. द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज लेस देन द हाइट ऑफ ग्लास ब्लॉक. तो बच्चों ग्लास ब्लॉक ऊपर है, वाटर जो है नीचे है, तो ग्लास ब्लॉक से वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी, बिकॉज नाउ दिस ग्लास वॉल इज एक्टिंग लाइक अ वॉल, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट होगा. वाई? बिकॉज ग्लास ब्लॉक थोड़ा सा एलिवेटेड है वाटर के लेवल से. अगर वाटर का लेवल यहां पर है तो ग्लास ब्लॉक का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट द
depth of water in the tank is less than the height of glass block. ग्लास ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर है. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो कर देते हैं. बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी बिकॉज वाटर के ऊपर, वाटर जो है वो ग्लास के ऊपर से ट्रेवल ही नहीं कर रहा, ग्लास से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ग्लास तो ऊपर है, राइट. द वुडन ब्लॉक मूव up and down once in every 0.15 seconds to create crest. समझो इसका मतलब है कि अगर ये अपनी एक साइकिल 0.5 सेकंड्स में पूरी करता है, so the time period of the waves produced is 0.15 seconds, right? याद रहे कि यहाँ पर वेव फ्रंट शो किए हुए, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक एक वेव फ्रंट है. So the distance between the two wavefronts is one wavelength. So I will label this lambda. ठीक है. सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है that the distance between two wavefronts is one wavelength. Okay. The speed of water waves is 27 centimeters per second. Calculate the frequency of water waves. जी बच्चों, अगर आपने यहाँ पर frequency find out करनी है, frequency का फॉर्मूला होता है 1 divided by टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाय 0.15. ठीक है. कैलकुलेटर से सॉल्व करें. 1 डिवाइडेड बाय 0.15, 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इज 6.67 हर्ट्ज. 6.67 hertz. Now you have to find the value of wavelength. For that you will apply the formula V equals F lambda, right? Velocity of waves is 27, frequency आपने find out कर ली है 6.67, लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, राइट. अच्छा, अब आपके पास एक चीज जो कि गौर करने की है कि जो आपके पास स्पीड गिवन है वो सेंटीमीटर्स पर सेकंड में गिवन है. यहां से आपके पास वेवलेंथ भी सेंटीमीटर्स में आएगी. सो 27 डिवाइडेड बाय योर प्रीवियस आंसर इज 4.05, राइट. तो आप यहां पे लिखेंगे 4.05 centimeters. 4.05 centimeters, right? The waves diffract at right hand edge of the glass block. On figure 5.1, draw two crests. बच्चों spreading of waves होगी after they pass the glass block to show the diffraction. जी बच्चों, यहां पर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स होगी, तो जब यहां से आगे वेव पास होगी सो इट विल बी अ स्प्रेडेड वेव. आपने इससे इक्वल डिस्टेंस पे स्प्रेडिंग ऑफ वेव बनानी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्वल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने एग्जाम में पेंसिल से बनानी है. एक ये और एक ये लाइन, यहां तक तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है. इससे आगे स्प्रेडिंग ऑफ वेव शो करनी है लाइक दिस. ठीक है. सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, इसका मतलब है वेव्स यहां तक भी पहुंचेंगी. दिस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन. तो उसने कहा है ड्रॉ टू क्रेस्ट आफ्टर, तो मैंने दो क्रेस्ट ही ड्रॉ किए. उसने टू को हाईलाइट किया, तो उसका मतलब है ना एक, ना तीन, ना चार, दो ही ड्रॉ करने. डिस्क्राइब हाउ द वेव इन द स्मॉलर वेवलेंथ इज मेड विद इन द वुडन बार. ठीक है, विद द वुडन बार. ठीक है. तो अगर आपने शॉर्टर वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए आपको वुडन बार को ग्रेटर रेट पे अप एंड डाउन ऑसिलेट कराना पड़ेगा. तो आप लोग लिखेंगे टू प्रोड्यूस स्मॉलर वेवलेंथ वेव, to produce smaller wavelength, wooden bar must oscillate at greater speed, at greater speed, या ये भी लिख सकते हो with less time. ठीक है. Describe how decrease in wavelength affects diffraction. बच्चों, जितनी छोटी वेव होगी उतनी ज्यादा डाइफ्रैक्शन होगी. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे more spreading of waves, more spreading of waves. जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसमें अमाउंट ऑफ डाइफ्रैक्शन ज्यादा होती है, राइट.
ओके बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन. आपका फेवरेट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यू हैव 12 volts पावर सप्लाई, यू हैव अ लैम्प एंड यू हैव अ रेजिस्टर. जो लैम्प है मैं उसको येलो कलर से शेड कर देता हूँ, और जो आपके पास एक रेजिस्टर है मैं उसको पिंक कलर से शेड कर देता हूँ. ठीक है, यू हैव 3 ammeters एंड यू हैव वोल्ट मीटर V1 इन पैरेलल विद लैम्प एंड वोल्ट मीटर V2 इन पैरेलल विद द रेजिस्टर. ठीक है, रीडिंग्स ऑन द एमीटर 1 इज 0.25 एम्पेयर. ये सारी वैल्यूज आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हो. सो इट इज 0.25 एम्पेयर्स. ठीक है, द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर V1 इज 3 volts. राइट. अच्छा, मुझे याद रहे कि अगर आपके पास 12 वोल्ट्स की बैटरी है और 3 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप बल्ब के क्रॉस हो गया है, बाकी वोल्टेज कितनी रह गई? 12 minus 3 is 9 volts. That will be the value of voltage V2. ठीक है, एंड फॉर द करंट आप देखें कि इट इज अ सीरीज सर्किट बिकॉज इसमें कोई पैरेलल पाथ नहीं है. तो दिस इज द सिंगल पाथ जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है. तो करंट इन सीरीज थ्रू आउट इज कांस्टेंट. ठीक है, इसका मतलब है बाकी करंट्स की वैल्यू भी A2 और A3 की वैल्यू भी 0.25 एम्पेयर होगी. सो थ्रू आउट द वैल्यू इज 0.25 ampere, 0.25 ampere and 0.25 ampere. Calculate the resistance R. So voltage across resistor R is 12 minus 3 and that is 9 volts and current is 0.25 amperes. Now you'll apply the formula V equals IR for the resistance. V equals IR. Voltage is 9 volts, current is 0.25, resistance is R. Resistance R is equal to 9 divided by 0.25. ठीक है, this value is 36 ohms. 36 ohms, right? The resistor obeys Ohm's law. ठीक है, state Ohm's law. बच्चों, Ohm's law होता है वोल्टेज और करंट एक कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? तो लिखे वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर दैट रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर is directly proportional to current in it given that temperature is constant. Figure 6.2 shows the current voltage graph of a filament lamp. बच्चों याद रहे कि फिलामेंट लैंप जो है ओमिक कंडक्टर नहीं है. वाई? बिकॉज इट्स करंट वोल्टेज ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि एक सर्टन वैल्यू ऑफ वोल्टेज तक इट इज ओमिक कंडक्टर. बिकॉज अगर मैं इसको रूलर के साथ अलाइन करूं तो रूलर इसके साथ परफेक्टली अलाइन हो रहा है. किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक where the value of voltage is 2 volts, right? The battery in figure 6.2 is replaced with a different battery which has a different EMF which is electromotive force. ठीक है? The voltage across lamp increases to 6 volts. Use data from graph to determine the EMF of the second battery. अच्छा बच्चों, जब इसके अंदर आपने इसको रिप्लेस किया है 6 वोल्ट्स की बैटरी से, वोल्टेज अक्रॉस लैंप है 6 वोल्ट्स. ठीक है, तो 6 वोल्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, जब लैंप के अंदर, जब फिलामेंट लैंप के अंदर बच्चों वोल्टेज जो है 6 वोल्ट है, the corresponding value of current can be seen from which axis? From y-axis. Why? Because the quantity along y-axis is current. ठीक है, and that current is 0.35 amperes. Right? So बच्चों आपके पास करंट की वैल्यू आ गई जो कि सीरीज में कांस्टेंट होती है. आप लोग लिखेंगे करंट इन सीरीज इज 0.35 एम्पेयर and this is constant in series.
ठीक है, दो कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. द फर्स्ट वन इज बल्ब एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड रेजिस्टर. ठीक है, उसने खुद से बता दिया कि बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 6 वोल्ट्स. अब जो बल्ब का करंट है, बिकॉज द फिक्स्ड रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो फिक्स्ड रेजिस्टर के अंदर भी वही करंट फ्लो करेगा. सो इस रेजिस्टर का करंट भी फिक्स्ड है दैट इज 0.35 एम्पियर. अब क्या रह गया, अब आपके पास रेजिस्टर की वोल्टेज रहेगी. तो यहां पर आपने फिक्स्ड रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी 36 ओम्स. इट्स रेजिस्टेंस इज 36 ओम्स, राइट. सो आप इस फिक्स रेजिस्टर की वोल्टेज फाइंड आउट करो. V इक्वल्स IR. करंट इज 0.35 एंड रेजिस्टेंस इज 36, राइट. सो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 36, the answer is 12.6. 12.6. So बच्चों, the EMF of the cell is the voltage drop across the lamp and the voltage drop across this resistor. So this will be 6 plus 12.6. The answer is 18.6 volts. So the EMF of the new cell is 18.6 volts. Right? Let's move on to the next question, and this seems to be a question of waves once again. Question number 7, बच्चों. Ultraviolet radiation is one component of electromagnetic spectrum out of all other, including radio waves, X-rays, UV, visible light, infrared radiations, microwaves, and radio waves. ठीक है? If I'm skipping one, that is gamma radiations. State the name of two components of electromagnetic radiations, electromagnetic spectrum that have a smaller wavelength than UV. but जो UV से smaller दो ही होती हैं, X-rays और gamma rays. So one of them is X-rays and the other is gamma rays. ठीक है, आप सिंबल भी लिख सकते हो, आप फुल नेम भी लिख सकते हो, gamma rays. State one useful application of UV. बच्चों, आप इसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हो. आप इसको यूवी को कहाँ यूज करते हैं? आप इसको आर्टिफिशियल सनबेड्स में भी यूज कर सकते हो. सो आर्टिफिशियल सनबेड में भी यूज कर सकते हो. मूविंग ऑन. एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन डैमेजेस आईज. स्टेट one type of damage to eye caused by UV radiation. आईज को क्या डैमेज होगा? आई के अंदर क्या डैमेज होगा? Exposure to ultraviolet radiations from the sun damages the eyes. ठीक है? State one type of damage to eye caused by ultraviolet radiation. बच्चों, ये आपके रेटिना को और कॉर्निया को डैमेज करता है. ठीक है, आप लिखें it damages the retina of an eye. ठीक है, और रेटिना जो होता है आपके आई का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है. दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, और ये डैमेज हो जाएगा तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट देखिए. फिगर 7.1 shows the rays of light. The ray pass through a semi-circular block of glass at A. ठीक है जी बच्चों, जिस पॉइंट पे पास हो रहा होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड लीव्स द ग्लास एट B, traveling along the surface to C. State the name given to the angle of incidence marked as 40. जी बच्चों, the angle of incidence in dense medium, for which angle of incidence in rare medium is, angle of refraction in rare medium is 90 degrees. Such angle of incidence is called critical angle. This is critical angle. और जैसे ही अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा ही और इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपकी रे जो है ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अच्छा बच्चों, अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल हो जो कि इस केस में 40 डिग्रीज है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. सो 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40. ठीक है, पिक अप योर कैलकुलेटर्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज.
1 डिवाइडेड बाय साइन 40, 1.555 आ रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिख दें 1.56, राइट। 1.56 is the value of its critical angle, right? Next question is related to a transformer. पिछला वाला क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। 8.1, figure 8.1 shows a step down transformer used to operate an electric bell. बच्चों याद रहे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज भी कम होती है, बट सेकेंडरी करंट इंक्रीज हो जाता है। स्टे द मटेरियल यूज्ड फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। बच्चों दिस मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन, soft iron. The current in the primary coil produces magnetic field in the core. Explain how alternating voltage is produced in the secondary coil. बच्चों याद रहे कि प्राइमरी कॉइल में जो आप इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करोगे वो भी ऑल्टरनेटिंग है, और सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट, due to AC current in primary coil, varying magnetic field is produced in core. Varying magnetic field is produced या induced in core that links up with secondary coil, that links up with the secondary coil. ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो गई तो आपने लिखना है दिस वेरिंग फील्ड प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वेरिंग फ्लक्स या वेरिंग फील्ड इंड्यूसेस वेरिंग करंट। वेरिंग की जगह आप ऑल्टरनेटिंग भी लिख सकते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसफॉर्मर हैज 4600 turns on the primary coil, which is connected to the main supply of 230 volts, right? The output of transformer is 5 volts, ठीक है, which is used to operate a bell. Calculate the number of turns needed in the secondary coil. अच्छा बच्चों, जनरली आपको स्टेप डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखें, बेल एक सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। सिमिलरली आपके फोन्स, आपके लैपटॉप्स, सब के सब जो है वो लो वोल्टेज पे चार्ज होते हैं। सो आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे उनको स्टेप डाउन करना पड़ ही जाता है। सो द फॉर्मूला दैट वी विल यूज हियर इज प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय secondary voltage is equal to number of turns in primary coil divided by number of turns in secondary coils. ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 230 divided by 5 is equal to primary coil has 4600 turns और number of turns of secondary coil आपने find out करने हैं। So number of turns in secondary coil are equal to 4600 multiplied by 5 divided by 230. Let's solve it for नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, मुझे ओरली होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 4600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 230, आंसर इज 100। सो सेकेंडरी कॉइल हैज हाउ मेनी टर्न्स? 100 टर्न्स, राइट। स्टेट वन चेंज दैट कैन बी मेड टू अ ट्रांसफॉर्मर शोन इन फिगर 8.1 so that it can use up as step up transformer। ठीक है, तो बच्चों आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल से ज्यादा कर दें। पार्ट डी देखें, स्टेट वन चेंज दैट कैन बी मेड टू ट्रांसफॉर्मर शोन इन फिगर 8.1 so that it can be used as step up transformer। तो बच्चों आप सिंपली नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी कॉइल से ज्यादा कर दें। ठीक है, कीप number of turns
of secondary coil greater than number of turns, greater than number of turns in primary coil. ठीक है, फॉरन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. A radioactive source emit alpha particles, beta particles and gamma radiations. ठीक है, state which type of radiation produce the strongest ionizing effect. बच्चों greatest charge जिसका होता है that is alpha particles. State which type of radiation is deflected most by magnetic field. बच्चों वो वाली सबसे ज्यादा होगी जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा एंड दैट इज बीटा रेडिएशंस या बीटा पार्टिकल्स विच आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ओके, नेक्स्ट देखें. फिगर 9.1 shows GM tube and counter, right? The radioactive source is placed 10 centimeters from GM tube. Figure 9.2 shows a piece of metal 5 millimeter thick. A piece of metal 5 millimeter thick is placed between a source and GM tube. The readings on the counter have been corrected for the background radiations. इसका मतलब है background radiations के इफेक्ट को पहले ही कैंसल आउट कर दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है, आपने उसको उसमें से पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है. एंड शो द काउंट रेट ड्यू टू सोर्स. तो ये जितना भी आपके पास काउंट रेट आ रहा है, पहले वाला या बाद वाला, दिस इज ओनली ड्यू टू रेडिएशंस बिकॉज आपने बैकग्राउंड रेडिएशंस को पहले ही इसमें से माइनस कर दिया. ठीक है, तो बच्चों हुआ ये कि जब आपने 5 मिलीमीटर थिक मेटल शीट रखी तो इसका काउंट रेट जो है 800 से रिड्यूस होकर 200 रह गया. इसका मतलब है ऑलमोस्ट 600 काउंट रीड नहीं हो रहे. Those 600 radiations have been absorbed by this thick metal sheet. Explain how the readings show that the source emits beta particles and gamma radiations. ठीक है. अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्फा पार्टिकल की रेंज विद इन द एयर इज जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर्स. तो अगर अल्फा पार्टिकल्स होते तो 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद ही रुक जाते. ठीक है, वो जीएम ट्यूब तक पहुंचते ही ना. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स इसकी एमिशन में प्रेजेंट हैं ही नहीं, राइट. अब बात रही कि जब आपने मेटल शीट रखी तब आपका काउंट रेट 0 क्यों नहीं हुआ. मेटल शीट से कौन से पार्टिकल्स अब्सॉर्ब हो गए? बीटा पार्टिकल्स. अगर गैमा रेडिएशंस प्रेजेंट ना होती तो आपकी काउंटर रीडिंग एकदम से 0 हो जानी थी, लेकिन 0 नहीं हुई. इसका मतलब है स्टिल अ फ्यू रेडिएशंस आर पेनिट्रेटिंग and coming across the metal sheet and detected by GM tube, and those radiations are gamma radiations, right? So आप लिखें alpha particles have short range that is 2 to 3 centimeters. ठीक है. So, alpha particles are not present. Yeah, alpha particles cannot reach GMT. पीछे कौन से रह गए? बीटा और गैमा. ठीक है. सेकेंड बात आ गई बच्चों, when metal sheet is placed, metal sheet is placed, counter reading is not 0. क्यों 0 नहीं है? Because of which radiations? Because of the radiations which can pass through this metal sheet and still detected by GM tube because of gamma radiations. Because of gamma rays. ठीक है. State why the reading cannot be used to show that the source emits alpha particles. Why the readings cannot be used to show that source emits alpha particles? Definitely because of the distance between the GM tube and the source is large.
because of distance between, because of large distance between GM tube and radioactive source. Describe one way that radioactive source is moved safely in a school laboratory. तो बच्चों आप इसको मूव करने के लिए यूज thick lead box to move slash transport the radioactive source. Right? Next question पे आ जाए. Astronomical distances are measured in light years. State what is meant by light year. बच्चों light year एक distance होता है, वो distance होता है जो light travel करती है in 1 year. ठीक है, आप लोग लिखें it is distance, it is a distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. The next part देखें. A sun is one star in Milky Way galaxy. State the approximate diameter of Milky Way galaxy. बच्चों diameter बहुत ज़्यादा है. It is almost 100,000 years. 100,000 light years. बहुत ज़्यादा. क्या मतलब गैलेक्सी के एक साइड से दूसरी साइड तक लाइट को रीच करते हुए 100,000 years लगते हैं. सो इमेजिन द साइज ऑफ गैलेक्सी. और इस तरह की और बेशुमार बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं. राइट? देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ स्टार. Complete figure 10.1 to show the stages of a massive star goes through the after it has used up most of the hydrogen at the center of the star. Use the words from the following list: nebula, neutron star, protostar, red giant, supernova and white dwarf. अच्छा बच्चों जरा यहां पर देखिए, उसने जिस वर्ड को हाईलाइट किया है दैट इज मैसिव स्टार. ठीक है, तो मैसिव स्टार के हिसाब से आपने लिखना है मैसिव स्टार इज मच लार्जर देन सन. सबसे पहले ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा. उसके बाद बच्चों आपको पता है कि इसकी नेक्स्ट स्टेज जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी 2000 सुपरनोवा, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नेबुला एंड ब्लैक होल और अ न्यूट्रॉन स्टार. राइट? State the stage in the life cycle of a star where heavy elements are formed. But that state is supernova. Right? The current scientific understanding is that the universe began 14 billion years ago in an event known as Big Bang. Right? Explain one observation that supports Big Bang theory. But one observation is that the light that is coming from distant stars and distant galaxies show a red shift. तो आप लिखें light coming from different stars and galaxies, not different, distant stars and galaxies show रेड शिफ्ट. ठीक है, जब जो याद रहे कि रेड शिफ्ट का एक बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज आपके यहां पर यूज हो रहा है. जब आप ए लेवल्स में आएंगे तो रेड शिफ्ट को आप डॉपलर इफेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे कि डेफिनेटली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमसे अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उनकी वो फ्रीक्वेंसी जो अर्थ तक पहुंच रही है वो रिड्यूस हो जाती है, और उनकी ऑब्जर्व वेवलेंथ, जो हमें उनकी वेवलेंथ नजर आ रही है, वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. और जो रेड कलर है वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली कलर है. इसका मतलब है जो वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी वो रेड की तरफ शिफ्ट होगी. दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. सो इट मीन्स दैट रेड शिफ्ट इज शोन बाय stars
गोइंग या मूविंग टूवर्ड्स, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, सो बेसिकली हो ये रहा है कि all the stars and all the galaxies are moving outwards away from us. It means that they started their journey from a single point where the Big Bang happened. ठीक है, तो आप लिखें redshift is shown by the stars moving away from Earth. It means all the stars, galaxies started their journey from a single point and are moving away. ठीक है, तो जिस सिंगल पॉइंट पर ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे उस सिंगल पॉइंट पर एक कोलिजन हुई थी, दैट इज रेफर्ड एज बिग बैंग। सो दिस इज द एंड ऑफ पेपर बच्चों। इस पेपर में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को वेल विद इन द टाइम अटेम्प्ट किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप नेक्स्ट पेपर्स भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कोशिश किया करेंगे पहले पेपर आप खुद सॉल्व कर ले, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे, ताकि आप अपने पेपर को, मेरे पेपर को सिर्फ एज रेफरेंस यूज करें टू चेक योर पेपर। और कुछ चीज़ें अगर आपको फ्रेज करना नहीं आ रही, डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आ रही, वो आप पेपर से ज़रूर देखें। सो आपको ओ लेवल्स में तो मेरी वीडियोस की हेल्प मिल ही रही है, ए लेवल्स में मेरा कंटेंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप यहाँ से लर्न करेंगे तो ए लेवल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यू कैन सर्च अदर सब्जेक्ट वीडियोज़ लाइक कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ। आप सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज जो है स्लेट से फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब स्लेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।